हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 करने वाले हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकनॉमी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे दी हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट नहीं हुआ है मैक्रो इकनॉमिक्स का जो लास्ट एक PDF था, जो मैंने कहा था आपको कल ही की वीडियो में कहा था, कॉमर्शियल बैंक वाली जब वीडियो अपलोड हुई थी तो मैंने उसमें कहा था कि सेंट्रल बैंक एक बस बचा हुआ है जिसके साथ ही साथ आपका चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट वो PDF और वो डिलीट हो गया है, मिल नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल मॉर्निंग तक उसे या मिड मॉर्निंग या आफ्टरनून तक उसे अपलोड कर दूँगी और चैप्टर 4 के भी एक सेकंड वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब बस बाकी रहेगा चैप्टर 2 जो भी कल इवनिंग तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक बची हुई है चैप्टर 3 की, तो वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बट जो चैप्टर 4 की वीडियो है उसको आप कंप्लीटली देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी काफ़ी अच्छी वेटेज है। 12 से 15 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीटेड टॉपिक हम लोग का क्या क्या है वो हम लोग स्टडी कर। डिलीटेड टॉपिक में रेवेन्यू डिफीज एंड फ्लिसीसिया डिसीज, प्राइमरी डिफीज, मीनिंग, इम्प्लीमेशन, मेजर एंड कंटेंट, डिफरेंट डिफीट, डोमिनाइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेशन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना है चैप्टर 4 से, जो भी हम लोग का डिलीटेड पॉइंट है। जो भी चीज़ें पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, मीनिंग और बजट क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकनॉमी, तो सबसे पहले बजट क्या होता है। देखिए बजट का मैंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। It is a statement of accepted the revenue and expenditure of the government over the period of a financial year April 1 to March 31st in India। आप देखते होंगे एवरी ईयर आपको पेपर में जो फैब या मार्च, मिड ऑफ मार्च चलते रहता है, फैब में जनरली आता है, फैब के सेकेंड वीक में आता है आपका बजट। ठीक है, तो अब बजट आता है तो क्या होता है, पूरे साल की जो एनालिसिस किया हुआ है तो उस पर कुछ इम्प्लीमेशंस करने होते हैं, उसके द्वारा फिर गवर्नमेंट क्या कोई रूल एंड रेगुलेशन निकाल रही है, उसके थ्रू एक बजट आता है। तो क्या बोलता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट पीरियड करती है, फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में उसे लाती है, जो कि अप्रैल 1 से मार्च 31 के में क्या क्या नए रूल्स आएंगे, क्या क्या नई चीज़ होगी, उसी में आपको पता चलता है इनकम टैक्स का क्या रेट स्लैब रेट है एंड क्या क्या नई चीज़ें गवर्नमेंट मार्केट में ला रही, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू PE ट्योर के अकॉर्डिंग कहना था, बजट इज़ द मास्टर financial planner of the government. It brings together estimated and anticipated revenue and proposed expenditure for the budget year। कहा जाता था बजट जो होता है मास्टर प्लान होता है फाइनेंशियल ईयर का। तो ये बात सही है, बजट के थ्रू ही हम लोग सारी चीज़ें करती है गवर्नमेंट के, क्या होना चाहिए, क्या रेवेन्यू है, सारे एक्सपेंडिचर को कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अब शॉर्ट में पूछ सकता है कि बजट क्या है, तो आप ये वाली लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दो, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख दो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कोई भी। लेकिन जो भी यहाँ पे लाइन अगर आप ये वाली चीज़ लिखोगे पूरा एग्जैक्ट लिखना है, इसको लर्न कर लेना। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, redistribution of income and wealth with a view of increasing equity। मतलब redistribution होता है इनकम का, वेल्थ का, increasing of equity को देखते हुए। reallocation of resources with a view of maximize social welfare। मतलब reallocation मतलब सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसको ओवरव्यू किया जाता है और मैक्सिमाइज किया जाता है सोशल वेलफेयर को। अचीव इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है कि हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी GDP को कैसे अच्छा किया जाए, हमारे कैसे किया जाए। ठीक है, फिर टू ग्रोथ थ्रू अ पब्लिक सेक्टर और इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर को भी, जो भी इंटरप्राइजेज है, जो भी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट हो या जो भी पब्लिक वेलफेयर, से सारी चीज़ों को ग्रोथ में लाने की कोशिश आपकी की जाती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। ताकि देखिए अगर हर इंडिविजुअल फर्म, हर इंडिविजुअल कंपनी ग्रोथ करेगी तभी हमारा देश भी ग्रो करेगा, हमारी देश की इकनॉमी अच्छी होगी। तो उसी तरीके से सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बजट इन अ प्लान्ड इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी, बजट प्ले अ डिसीजन मेकिंग रोल इन अ प्लान इकोनॉमी। बजट प्ले करता है डिसीजन मेकिंग करने में प्लान्ड इकोनॉमी के थ्रू। ठीक है, द गोल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप्ड इन अ प्लान इकोनॉमी मे बी अचीव विद द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ बजट। अ बजट इन अ प्लान्ड इकोनॉमी में भी कंटेंट ऑफ अ फॉलोइंग फीचर। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बजट होता क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है,
क्या सारी चीज़ें होती है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर बजट आता है तो बजट तो डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाता है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सो भी आते हैं सीतारमन जी, वो डायरेक्ट तो आके नहीं आपको बोल के चले जाते हैं कैसे, उसके पीछे करनी पड़ती है आपको प्लानिंग। सारी प्लानिंग के थ्रू ही वो सारी चीज़ें होती है। और विदाउट प्लानिंग हम फर्म नहीं चला सकते, तो देश कैसे चलाएंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, सारे एक एक सेक्टर को अच्छे से स्टडी किया जाता है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो, सारी चीज़ों को अच्छा से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बजट प्ले अ डिसीजन मेकिंग रोल इन अ प्लान इकोनॉमी। बजट जो प्ले करता है डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करता है प्लान इकोनॉमी में। द गोल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन अ प्लान इकोनॉमी मे बी अचीव विद द बेसिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ बजट। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को प्लान करके करते हैं तो हम लोग वो गोल, जो भी हम लोग का गोल रहता है उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं। अब बजट इन अ प्लान इकोनॉमी में भी कंटेन और मे बी फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। In a plan economy, budget is based on the board objective national planning. Budget in a plan economy में क्या होता है, बजट बेस्ड होता है बोर्ड ऑब्जेक्टिव, बोर्ड के नेशनल प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या गया, बजट ऑल्सो प्ले अ पॉजिटिव रोल इन परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इन अ कंट्री। बजट और अच्छा प्ले करता है हम लोग का परफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इन अ कंट्री। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आपको लर्न करनी होगी, तो वीडियो पॉज करके इसको लर्न कर लो ताकि एग्जाम में आप लिख सको। In a planned economics policy, justice of a taxation is adopted while making a budget and for it policy for a progressive taxation adopted। मतलब देखिए, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग हर जगह पे, इंडिया में नहीं हर जगह हम लोग बोल सकते हैं, हर जगह भी मतलब टैक्स की चोरी होती है, टैक्स हम लोग पे नहीं करते। जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसी थ्रू गवर्नमेंट हम लोगों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करती है। जैसे रोड्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं हम लोग मेन मोटिव क्या रहता है ये सब सारी चीज़ों को, कि लोग जो भी है, जो भी अपना इनकम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ जो भी हम लोग के क्राइटेरिया सेट किया गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे कर पाए। बट नहीं कर पाते, तो वो बजट जो आता है उसी सारी चीज़ों को ध्यान रखने और कंफर्टेबल जोन में लाया कि लोग जो भी है अपना इनकम का जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है, कितना % आपको टैक्स देना है इतने वाले इनकम को, तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स क्या है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ बजट दो टाइप का होता है, एक बजट रिसिप्ट होता है एंड एक बजट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे, नीचे में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बजट रिसिप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे, दूसरी वाली वीडियो में हम लोग बजट एक्सपेंडिचर को समझेंगे, क्योंकि बजट रिसिप्ट में बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये वाला टॉपिक आप एकदम जो बोले ना हाईलाइट करके लिख लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी मतलब बहुत इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, कि इससे बहुत सारे टॉपिक ऐसे आते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले बजट रिसिप्ट होता है क्या, बजट रिसिप्ट रिफर द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बजट रिसिप्ट जो होता है रिफर करता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट मनी गवर्नमेंट को जो ऑल सोर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीज़ें होती है। बजट रिसिप्ट को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। हाँ, बजट रिसिप्ट में आपका दो पार्ट है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे होता है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट आप यहाँ पे लिख लो, आपको ये वाली सारी अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ जाएगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब है, दोज मनी रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट आर नोन एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट विच इज सेटिस्फाइड टू क्लासिफिकेशन। मतलब दो पार्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट को मतलब कैटेगराइज किया गया, एक टैक्स रिसिप्ट होता है, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। टैक्स रिसिप्ट में आपके ये पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले इनकम टैक्स आपका आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, एक्सरसाइज ड्यूटी आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, सेल्स ऑफ ट्रेड टैक्स होता है एंड सर्विस टैक्स आता है। एंड नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट में क्या आता है, फाइन एंड पेनल्टी आता है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स आता है, इनकम फ्रॉम अ पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। आज की क्या आपके चैप्टर में मेनली हम लोग को स्टडी करने बोला गया है इनकम टैक्स या बेसिकली जो भी पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या टॉपिक्स आपके आते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और एग्जाम में भी आएगा तो आप ऐसे कैटेगराइज करके शॉर्ट में बना सकते हो। जैसे कि आप एकदम ऐसे नहीं लाइन ड्रॉ करने लगना, रेवेन्यू रिसिप्ट लिखना सिंपली ऐसे करके एंड टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स लाइन ड्रॉ करना। फिर पॉइंट नंबर 1 में इनकम टैक्स, पॉइंट नंबर 2 में कॉर्पोरेट टैक्स,
पॉइंट नंबर 3 में एक्सरसाइज ड्यूटी, पॉइंट नंबर 4 में गिफ्ट टैक्स, पॉइंट नंबर 5 में कस्टम टैक्स, पॉइंट नंबर 6 में सेल्स एंड ट्रेड टैक्स, पॉइंट नंबर 7 में सर्विस टैक्स। एंड नॉन टैक्सेबल रिसीप्ट में आप क्या लिख सकते हो, वैसे ही करके पॉइंट फाइन एंड पेनल्टी, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, एंड पॉइंट नंबर 3 में इनकम फ्रॉम अ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये वाली चीज़ें क्लियर हुई आपको, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, डाउट वाली वीडियो में डिस्कस कर लूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं हम लोग का मेन टैक्स रिसीप्ट में क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज टैक्स, टैक्स है क्या, आप टैक्स से समझते क्या हो, वो बेसिकली आप बताओ कि आप टैक्स से क्या समझते हो। यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और अ फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनी रिटर्न। टैक्स जो होता है कंपलसरी पेमेंट होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है, टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट, क्या पेमेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट। ये आप लिखोगे, ये लाइन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ टैक्स, तो ये लाइन आपका डेफिनेटली उस वर्ड में, वो ट्रांसलेट में जो भी आप अपने ओन वर्ड में लिखते हो, तो ये लाइन डेफिनेटली होना चाहिए। टैक्स जो है कंपलसरी पेमेंट है और ये हर किसी को देना पड़ता है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, हर किसी को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है विदाउट रिसीविंग एनी रिटर्न। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रही, ये मिस्टर एक्स है, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करी, ये मिस्टर एक्स है, इसकी इनकम 5 लाख है, ठीक है, इसकी इनकम जो है आपकी 5 लाख है। अब गवर्नमेंट की क्या क्राइटेरिया है कि 2.5 लाख तक कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन 2.5 लाख तक तो आपका टैक्स जो होता है वो निल होता है। यहाँ तक आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, 2.5 लाख तक आपका टैक्स निल है। 2.5 लाख तक जो भी इनकम कोई अर्न करता है तो उसको टैक्स नहीं देना है, बट बाकी के 2.5 लाख पे तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बोलेगा अब कमाया मैं हूँ तो मैं टैक्स क्यों दूँ। अब सिंपल सी बात है, अब आप बोलोगे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ये ख़राब है, वो का गवर्नमेंट पैसे लाएगी कहाँ से, गवर्नमेंट पैसा हम ही लोग से लेती है, वो टैक्स के फॉर्म में लेती है और ये कंपलसरी होता है, हम नहीं बोल सकते कि हम नहीं देंगे। अब हमको हर सारी फैसिलिटी चाहिए, रोड अच्छी चाहिए, लाइट्स चाहिए रोड पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, गवर्नमेंट को भी पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम लोग के टैक्स के थ्रू लेगी। अब 2.5 लाख तो ये तो ले लेगी, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, तो अब इस 2.5 लाख पे इसको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा पूरे 2.5 लाख पे, ठीक है, यहाँ तक हो गई। तो ये कंपलसरी पेमेंट हो गई। अब ऐसा नहीं कि पूरा अब ये 2.5 लाख, इस पे जो भी परसेंटेज रहता है 5%, 10%, 20%, जो भी ये क्राइटेरिया में सेट होगी उस क्राइटेरिया को पे इनको देना होगा। अब देखिए उस डिटेल में बताऊंगी मैं टैक्स पे, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बेसिकली जितना आपको नॉलेज होना चाहिए उतना मैं बता रही हूँ। टैक्स जो होता है हर इनकम का, ऐसा नहीं है कि आपको 50%, 80% पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया सेट करती है इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, प्लस सीनियर सिटीज़न, रेसिडेंट्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए उसके अकॉर्डिंग उनको गवर्नमेंट को उतना पे करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है। और आपका एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या है, आपके लिए कंपलसरी पेमेंट है विदाउट रिसीविंग एनी इंटरेस्ट और रिटर्न्स, हमको गवर्नमेंट को इसको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ अ लीगल कलेक्शन, गवर्नमेंट ले ली लीगली, जो आप इनकम अर्न कर उस पर आपको देना है, कोई बार्गेनिंग आप नहीं करना है कि हम नहीं देंगे, ये है। फिर अगर आप टैक्स की चोरी करते हो, पकड़े जाते हो, तो बहुत हैवी फाइन्स लगता है आप पे। तो ये क्या है, टैक्स it is a legal collection. A tax is a compulsory contribution. Everyone has to pay a tax upon who is levied by a state. Refusal to pay tax subject is punishable. मैंने कहा कि अगर आप पकड़े जाते हो, आप बोलोगे मैं टैक्स नहीं देता हूँ, पता चलता है इन द केस आप पे कोई भी पेनल्टी चार्ज हो सकती है, वो भी हैवी अमाउंट में। तो टैक्स सबको देना चाहिए, जिसकी जो भी इनकम है, हर किसी को नहीं। अब जो 2 लाख ही कमा रहे हो क्या टैक्स भरेगा, ऐसा नहीं, जिसकी जितनी इनकम है, जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किए उसके अकॉर्डिंग सबको टैक्स देना चाहिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टैक्स पेयर टू पे द टैक्स इफ़ ही इज़ लाइबल टू पे। जो टैक्स पेयर रहता है, जो टैक्स पेयर जो इनकम अर्न कर रहा है 5 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख से ज़्यादा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको टैक्स पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, वही वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो लाइबल टू पे हो सकता है टैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, a tax may be imposed on the individual of property or commodity but it is actually paid by an individual. किसी भी थ्री के हो सकता है, लेकिन पे तो एक इंडिविजुअल को ही करना पड़ता है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या टैक्स होता है, टैक्स की कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आता है टाइप्स ऑफ टैक्स पे हम लोग आते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स क्या है? टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, तीसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वॉल्यूम टैक्स। अब सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई में आप टिक करो, आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी, ये क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। It is the tax in which final burden of the tax fall on the person who pay. It cannot be shifted on other. मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले 2 मिनट्स पहले कि जो इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं, जो भी हम लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं उस पर हम लोग पे करते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स उसी का पार्ट है, इनकम टैक्स के ही अंदर आता है। जो इनकम अर्न कर रहा है वही टैक्स पे करेगा। या क्या लिखा है, इट इज़ द टैक्स विच फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द पर्सन, मतलब जो फाइनल बर्डन, ये मिस्टर एक्स जो है इस पे फाइनल बर्डन है, इसी को टैक्स पे करना है, ये दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता है कि टैक्स मैं अर्निंग मैं कर रहा हूँ, पेमेंट वो कर देगा, मेरा कंपनी कर देगा, ये नहीं होता है। जो भी अर्न कर रहा है इनकम, उसका इनकम का पार्ट उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स क्या होता है, ऑलवेज प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है, जब मैं आपको प्रोपोर्शनेट और रिग्रेसिव वाले कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है, ऑलवेज प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो कि टैक्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन से नेचर का होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ऑलवेज प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। यहाँ पे चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स वाले पॉइंट पे। इट इज़ अ टैक्स ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज, it is entirely paid to a producer trade but is final burden passed by on the buyer by way of increasing of price or tax of commodity। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, आपका जीएसटी आता है, ठीक है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हो, जीएसटी आता है कैसे, आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हो, खाना खाने का जब बिल आता है आप देखते होगे कि बिल जो भी आया है आपका उस पर टोटल अमाउंट पे लिखा होता है CGST एंड SGST, ठीक है। उस टैक्स की रेट रहती है 2.5% या 2.5 मतलब 5% ऐसी करके रहती है, और टोटल फिर आपको होता है वो पे करना होता है। अब अगर आपने बिल पे ध्यान दिया होगा तो वो आपका टैक्स होता है, मतलब उस पर आप पे GST लगी आती है। ये क्या किया आपने, रेस्टोरेंट वाले मैनेजर को ये दोनों टैक्स पे कर दिया, ठीक है। ये जो GST आपने पे किया CGST एंड SGST, ये क्या किया आपने ऑन द स्पॉट, जो भी आपका बिल आया 2000 का बिल था, मतलब 100 रुपीज़ का बिल लेती है, उस पर मान लीजिए इसका 10 रुपीज़ आपका GST है, 110 रुपीज़ आपने रेस्टोरेंट वाले भैया को पे कर दिया। तो ये 10 रुपीज़ भी क्या किया आपने ऑन द स्पॉट पे किया। तो क्या फाइनल बर्डन किस पे गया, बर्डन आप पे नहीं कि आपको गवर्नमेंट को जाके पे करना है, बट पे आप ही कर रहे हो। ये पे कौन करेगी, रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, ये जाके गवर्नमेंट को पे करेगा, उसने वो सारी चीज़ें की फैसिलिटीज़ उसके पास है तो वो जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। फाइनल बर्डन किस पे रहता है, ये बर्डन क्या, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या, इनकम भी आप ही अर्न कर रहे हो, पे भी आप ही को करना है। मिस्टर एक्स जो है इनकम अर्न कर रहा है तो पे भी मिस्टर एक्स को ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, 100 रुपीज़ का बिल बना, 10 रुपीज़ का GST आया, तो जो 10 रुपीज़ का GST आया आपने उस समय क्या किया, उसी समय 110 रुपीज़ पे कर दिया। तो ये बर्डन किस पे चला गया, रेस्टोरेंट वाले भैया पे चला गया कि वो पे कर देंगे। तो इस पर क्या होता है, फाइनल बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बट पे तो आप ही को करना, मेन पर्पस आप ही पे करना, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हुम इज इम्पोज्ड, मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है डायरेक्टली पे करता है पर्सन जो भी इनकम अर्न करता है। दे आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट देयर बर्डन इज बॉर्न बाय अनदर पर्सन, मतलब पे तो मिस्टर एक्स ही कर रहा है अगर वो कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, बट ये पे कौन करेगा, ये रेस्टोरेंट वाले भैया पे करेंगे। ये मिस्टर एक्स है, ये भैया है, ठीक है, ये भैया पे करेंगे। दूसरा क्या है, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव नेचर, एक सेकेंड, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव नेचर, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेसिव नेचर का क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको स्लैब, क्या करती है गवर्नमेंट करती है 2.5 लाख पे आपका नील हो जाता है, ठीक है। बेसिक थोड़ी चीज़ें क्लियर करने के लिए कि आपको डाउट समझ में आ जाए, प्रोग्रेसिव है रिग्रेसिव नेचर, 2.5 लाख तक निक है, बट 2.5 लाख से मोर देन होता है यहाँ पे आपका मोर देन 5 लाख, अब अंडर 5 लाख, तो ये आपसे गवर्नमेंट लेती है 5% यहाँ पे, ठीक है। फिर
5 लाख से ज़्यादा जिसका इनकम रहता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, वो लेती है गवर्नमेंट आपका कितना परसेंट लेती है, 20% लेती है, ठीक है। फिर जैसे मोर देन 10,000 हो जाता है तो इससे आपका गवर्नमेंट लेती है 30% टैक्स। ये आपका टैक्स होता है 5, 20 एंड 30, ये आपको पे करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए जिनका क्या हुआ, यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है, अगर इनकम बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स आपका बढ़ते जा रहा है। मतलब जो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव नेचर का डिफरेंस पता चले। ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, इसकी इनकम 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख है, तो इसको टैक्स रेट क्या हो रहा है, नील। इसकी इनकम 5 लाख है, 5 लाख है, तो इसकी इनकम क्या, इसका टैक्स रेट कितना आ जाएगा, 5% वाले स्लैब रेट में आ जाएगा। तो 5% वाले अगर स्लैब रेट में आ रहा है तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी, इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे पूरे अच्छे से तो आप इसकी इनकम हो जाएगी 2.5 लाख का 5% क्या होगा, 2.5 लाख का 5% आपका होगा 12,500। अब क्या हुई, इसकी इनकम बढ़ी तो इसने टैक्स दिया, इसकी इनकम बढ़ी तो इसने टैक्स दिया। तो यहाँ जब इनकम बढ़ रही है, इसकी इनकम इंक्रीज हो रही, तब ये टैक्स दे रहे, तो क्या हुआ, प्रोग्रेसिव नेचर। अब यहाँ पे मैं आपको रिग्रेसिव नेचर का एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से समझना। मैं ये एक मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये मिस्टर एक्स है, ये थोड़ा पुअर आदमी है, गरीब है, ये मिस्टर वाई है, ये रिच है, ठीक है, रिच है। इसकी कीमत है 30,000, ठीक है, इस फ़ोन की कीमत है 30,000। अब जीएसटी का रेट मान लीजिए 5% है, जीएसटी का रेट मान लीजिए 5% है, तो ये 5% है। अब ये फ़ोन चाहे मिस्टर एक्स ले या चाहे मिस्टर वाई ले, इस पर टैक्स तो लगेगा ही, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चाहे ये फ़ोन मिस्टर एक्स ले या चाहे ये फ़ोन मिस्टर वाई ले, दोनों के लिए जो टैक्स रेट है, जीएसटी का रेट है, वो सेम ही रहेगा। 30,000 का 5% कितना होगा, 1,500। मतलब कि जब आप 1,500 में मतलब रेट में ले रहे हैं तो दोनों के लिए तो आपका सेम ही सारी चीज़ें होंगी। तो मिस्टर एक्स भी जब ये फ़ोन ख़रीदने जाएंगे तो वो 31,500 पे करेंगे, एंड मिस्टर वाई भी जो फ़ोन पे करने जाएंगे वो 31,500 पे जाएंगे। तो ये रिग्रेसिव नेचर का है, इसका जो टैक्स रेट है वो हर किसी के लिए भी, चाहे इनकम कितनी भी हो, कम हो चाहे ज़्यादा हो, हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के लिए सेम, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आपने एक मूवी में डायलॉग सुना होगा, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। अब जो अमीर है उसको तो ये टैक्स 1,500 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो गरीब है उसको तो प्रॉब्लम होगी। उसकी इनकम तो 2.5 लाख है, उसको 2.5 लाख में ही सब करना है, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। और जिसकी इनकम 5 लाख, उसके लिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है चलो दे देंगे टैक्स। तो वही है प्रोग्रेसिव नेचर, क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो टैक्स बढ़ता है। रिग्रेसिव नेचर क्या होता है, इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स होता है वो सेम रहता है। वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं जो पुअर लोग रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा प्रोग्रेसिव एंड। यहाँ पे लिखा है द टैक्स इज डिक्रीज एज इनकम इज डिक्रीज, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। दे कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर, जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो तो आपको भी पे करना ही पड़ेगा, आप ही को पे करना। दे कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर, पर जैसे रेस्टोरेंट वाले भैया का एग्जांपल दिया, उनको पे करना है, पैसा आप ही नहीं दिया है बट पे वो करेंगे। एक क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या होता है, टैक्स इज विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन द कॉन्स्टेंट वट एवर द साइज ऑफ टैक्स बेस्ड मे बी, फॉर एग्जाम्पल ऑफ टैक्स। मतलब प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड से कि इतना मैंने कह दिया है इतना ही होगा। पिछले ज़माने में बोल रहे हैं, पिछले समय में क्या होता था, लगान, आप एक वर्ड सुनते होंगे कि हर किसी को अपना जो भी खेती बाड़ी है, जो भी कर रहे हैं, हर किसी को कितना भी कोई कमाए, चाहे 10 रुपये कमाए, चाहे 10,000 कमाए, चाहे 1,000 कमाए, चाहे 1 लाख कमाए, उसको 20%, 30%, 40% पे करना ही पड़ेगा।
जो भी वो फिक्स कर दिया था। लगान मूवी आपने देखा होगा, उसको उतना देना ही पड़ेगा। तो यही है, ये लगान वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि प्रोपोर्शनेट कर दिया गया, इतना फिक्स कर दिया गया, इतना आपको देना पड़ेगा। तो लिखा है एक एग्जाम्पल पे देखिए, 100 रुपये जो अर्न करे वो भी 20% दे, जो 1000 अर्न करना वो भी 20% दे, 10,000 अर्न करना वो भी 20% देगा, जो 1 लाख अर्न करेगा वो भी 20% अर्न करेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, आप एग्जैक्ट इतना लिख देते हो, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ तक ठीक है। अगर आपसे 2-3 मार्क्स में पूछा ना, एग्जाम्पल देके आप डिफाइन कर दो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी एग्जाम में गुड मार्क्स गेन करने के सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर टैक्स, एक सेकेंड, क्या हो गया ये, टैक्स इज विच द रेट टैक्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ टैक्स बिल आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। मैंने कहा प्रोग्रेसिव नेचर का, अगर इनकम बढ़ता है तो टैक्स आपका बढ़ता है। 1000 इनकम है तो 20% आप दे रहे, एग्जाम्पल के लिए है। 2000 इनकम है तो 30% दे रहे, 3000 इनकम है तो 40% दे, 4000 इनकम है तो 50% दे। इनकम बढ़ रहा है तो आपका टैक्स बढ़ रहा है, इनकम कांस्टेंट पे नहीं बढ़ रहा, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स आपका बढ़ते जाएगा। डेफिनेटली जितना आप ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे उतना गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। रिग्रेसिव नेचर में क्या दिया हुआ है, when the rate of tax decrease as the tax base increase in the called of progressive। देखिए 1000 टैक्स है तो 30%, 2000 टैक्स है तो 20%, 30,000 टैक्स है तो 14%, 4000 टैक्स है तो 12%। मतलब अगर इनकम आपका ज़्यादा हो रहा है, मतलब इनकम रिग्रेसिव नेचर का टैक्स बता रहे हैं, अगर इनकम ज़्यादा हो रहा है, इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है, 3000 4000 बढ़ते जा रहा है, तो उस पर आपका जो क्या है, अगर ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है, मान लीजिए ये आपका अप में जा रहा है, बता आपका टैक्स रेट जो है वो आपका डाउन आपका होते चले जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कहीं कहीं, बट रिग्रेसिव नेचर का मतलब ही यही होता है। ये रिग्रेसिव टैक्स है, और मैंने आपको जो ऊपर बताया रिग्रेसिव नेचर था, जीएसटी क्या आपका रिग्रेसिव नेचर का है। द बर्डन सच फॉल्स मोर हैवी पुअर देन पुअर, रिच देन रिच। यहाँ पे लाइन मैंने लिख दिया। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली है, उतना रिलेवेंट नहीं ज़्यादा, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ये सारी जो मैंने आपको बताई है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनेट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स क्या है करेक्ट, इसको एकदम VVI में मार्क करके रखो, एकदम आए तो ये लिखना, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स आर दोज टैक्स विच आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक qualities on attribute of a good such weight number or a volume of the commodity tax, or for example tax on sugar based। मतलब स्पेसिफिक किसी गुड्स पे गवर्नमेंट ने बताया है कि स्पेसिफिक है, इस पे ये रेट लगेगा, ये वेट है, ये स्पेसिफिक गुड्स पे लगता है। जनरली आजकल कुछ गुड्स ही ऐसे जिस पे स्पेसिफिक टैक्स लगता है, नहीं तो जनरली या तो डायरेक्ट टैक्स इनकम पे, या तो गुड्स पे लग रहा है, सर्विसेज पे लग रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स GST आपका लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। मेरिट्स क्या है, इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट collection as a collected on the basis of a weight of a volume। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, टैक्स इवेजन डिफिकल्ट ऑफ स्पेसिफिक टैक्स। क्या होता है, टैक्स की चोरी करना, इसका मतलब होता है चोरी करना डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता अगर वो गुड्स ले स्पेसिफिक टैक्स लगाओ, आप चोरी नहीं कर सकते हो। डिमेरिट्स क्या है, इट्स पुट एन हैवी बर्डन ऑन अ पुअर एज बेस्ड ऑन अ प्रोपोर्शनेट ऑफ अ टैक्स सिस्टम। मैंने कहा क्या 10 रुपये के इनकम पे भी उतनी % टैक्स लगा, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, मतलब कुछ भी रहा प्रोपोर्शनेट बांध दिया तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप आपकी लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।